नमस्कार छात्रों, कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत। आज हम हिंदी विषय में अगला पाठ सीखने वाले हैं। छात्रों, हम बचपन से बहुत कहानियाँ सुनते हैं। हमें कहानी सुनना अच्छा लगता है। आज तक हमने राजाओं की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। आज हम इसी तरह एक राजा की कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी के राजा ने अपनी 4 पुत्रियों में से अपने उचित या योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव किस प्रकार किया, ये हम अभी देखेंगे। इस कहानी के कहानीकार है लेखिका विभा रानी। लेखिका विभा रानी जी का परिचय हम देखेंगे। लेखिका विभा रानी जी का जन्म 1959 में मधुबनी, बिहार इस प्रांत में हुआ। लेखिका बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। लेखिका विभा रानी जी की प्रमुख कृतियाँ हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो, समरथ कैन, बिल टेलर की डायरी आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। छात्रों, विभा रानी जी की जो कहानी हम अभी देखने वाले हैं उसका नाम है वारिस कौन। इस कहानी में एक राजा है और उस राजा ने अपने राज्य का वारिसदार कैसे चुना और उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें देखना है। छात्रों, वारिसदार का अर्थ होता है राजा के मृत्यु के बाद उसके राज्य का हकदार कौन होगा, उसे उसका वारिसदार या उत्तराधिकारी कहते हैं। इसी के बारे में ये कहानी हमें अब सीखनी है। छात्रों, राजा के 4 बेटियां थीं। इन 4 बेटियों में से किसे अपना राजपाट या अपनी राजगद्दी सौंपी जाए, इसके बारे में राजा विचार कर रहा था। विचार करते हुए उसने सोचा कि उन 4 बेटियों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमती होगी या बुद्धिमान होगी, उसे वह अपना राजपाट सौंपेगा। यही परीक्षा करने के लिए राजा ने सभी बेटियों को अपने पास बुला लिया। सभी बेटियों को अपने पास बुलाने के बाद राजा ने उन्हें गेहूं के 100-100 दाने दिए और राजा ने उन्हें बताया कि उन दानों को उन्हें 5 साल बाद राजा को वापस करना है। इस तरह ये गेहूं के दाने देकर ये सारी बेटियां उसके साथ क्या करती है, ये राजा को देखना था। राजा से दाने लेकर सभी बेटियां अपने अपने कमरे में लौट आई। अपने कमरे में लौटने के बाद सबसे बड़ी बेटी जो थी, कमरे में लौटने के बाद उसने विचार किया, 5 साल बाद पिताजी को थोड़ी ना इन दानों की याद रहेगी। उस वक्त जब पिताजी मांगेंगे तब मैं उन्हें भंडार से लेकर दे दूंगी। ऐसा विचार करते हुए उस राजकुमारी ने उन गेहूं के दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी राजकुमारी जो थी वो कमरे में आकर विचार करती रही कि पिताजी ने हमें ये गेहूं के दाने दिए हैं तो मैं इन्हें सहज कर रख दूंगी। इसलिए उसने उन दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। इस तरह से उसने उन दानों को सहज कर रख दिया। उसके बाद जो राजा की चौथी बेटी थी, सबसे छोटी राजकुमारी, वो थोड़ी छोटी या थोड़ी बच्ची ही थी। उसे शरारतें करना तो अच्छा लगता ही था, लेकिन उसी के साथ साथ उसे गेहूं के भुने हुए दाने भी बहुत पसंद थे। इसलिए उस राजकुमारी ने दानों को भुनवा कर खा डाला। चारों राजकुमारियों में तीसरी जो राजकुमारी थी, उसने सोचा
कि पिताजी ने उन्हें गेहूं के दाने दिए हैं, इसके पीछे पिताजी का ज़रूर कोई मकसद होगा। छात्रों, मकसद इस शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य। बहुत सोचने के बाद उस राजकुमारी ने तय किया, उसने विचार किया कि वो उन दानों को बो देगी। अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में उसने वो दाने बो दिए। कुछ दिनों बाद उन दानों में से अंकुर फूटे और उसके बाद गेहूं की एक अच्छी फसल तैयार हो गई। राजकुमारी ने उस फसल में से जो दाने निकाले, उन दानों को उसने फिर से बो दिया और इस तरह उसके पास 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। इस तरह राजकुमारी ने उन 100 दानों से बहुत सारा गेहूं तैयार कर लिया। 5 साल बाद राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुला लिया और गेहूं के दाने वापस करने के लिए कहा। बड़ी राजकुमारी जो थी, उस राजकुमारी ने भंडार घर जाकर गेहूं के दाने लाकर राजा को दे दिए। राजा के ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने जब कड़क कर जोर से उसे पूछा, तब राजकुमारी ने सही बात बता दी कि उसने राजा ने जो दाने दिए थे वो खिड़की से बाहर फेंक दिए। उसके बाद राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा। दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में सहेज कर जो दाने रखे थे वे राजा को लाकर दिखा दिए। राजा ने वे दाने देखे, लेकिन वे सड़ गए थे। उसके बाद राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा। तब तीसरी राजकुमारी ने उसे जवाब दिया कि पिताजी, मेरे पास वे दाने अभी नहीं है, लेकिन आपको उन दानों को देखने के लिए मेरे साथ बाहर जाना होगा, तो मैं अभी उन्हें नहीं दिखा सकती। उसके बाद राजा ने चौथी राजकुमारी से पूछा। चौथी राजकुमारी ने बेपरवाही से राजा को जवाब दे दिया, क्या पिताजी, उन दानों की कोई कीमत है? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी राजकुमारियों के जवाब सुनकर राजा बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि मैं अब किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं? मेरी एक भी बेटी ने मुझे अपेक्षित उत्तर नहीं दिया। लेकिन फिर भी उसे अपनी तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद बाकी थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आकर बोली, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखा दूं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। उसके बाद दोनों रथ पर सवार होकर नगर पार करके खेत की तरफ गए। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। वहाँ पर गेहूं का बड़ा सा हरा भरा खेत था। उसमें गेहूं की बालियाँ झूम रही थी। वो देखकर राजा का मन प्रसन्न हो गया। उसने अपनी राजकुमारी से पूछा कि तुम मुझे ये कहाँ लेकर आई हो? तब राजकुमारी ने बताया कि पिताजी, मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया कि उसकी तीसरी बेटी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। राजा ने जो कुछ उसे सौंपा था उसका राजकुमारी ने योग्य सदुपयोग किया। उसने समझकर उचित योजना बनाई और उस योजना पर अमल किया। उसने दिखा दिया कि समय और उपलब्ध साधनों का यदि उचित सदुपयोग किया जाए तो किस तरह हम उससे उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के कारण राजा ने उस राजकुमारी को अपने राजपाट का वारिस या उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि ये राजकुमारी उसका राजपाट अच्छी तरह से संभाल सकेगी। तो छात्रों, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए
समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। धन्यवाद छात्रों।